अगर रात 11 बजे के बाद हिमाचल के किसी जंगल में कोई औरत तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूल कर भी पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान न हो। मेरा नाम विवेक है। मेरी उम्र 27 साल है। मैं दिल्ली का एक ट्रैवल व्लॉगर हूं। मुझे हमेशा ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां लोग जाने से डरते थे। पुराने किले, सुनसान जंगल, वीरान गांव, यही मेरी दुनिया थी। मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। मैं हर डरावनी कहानी को सिर्फ अंधविश्वास समझता था। लेकिन पिछले साल हिमाचल के एक छोटे से गांव में मेरे साथ जो हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं अपने 3 दोस्तों रोहित, अमन और दीपक के साथ हिमाचल की यात्रा पर निकला था। हमारा मकसद था ऐसी जगहों की वीडियो बनाना जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हों। कई घंटों की यात्रा के बाद हम एक छोटे से पहाड़ी गांव पहुंचे। इंटरनेट पर उस गांव का नाम भी मुश्किल से मिलता था। वहां मुश्किल से 30 या 40 घर थे। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घने देवदार के जंगल। गांव इतना शांत था कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हमने गांव के आखिरी छोर पर बने एक पुराने होमस्टे में कमरा लिया, सामान रखा और नीचे चाय पीने चले गए। चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग हमें लगातार देख रहे थे। उनकी उम्र लगभग 70 साल होगी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें अपने पास बुलाया। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, पहली बार आए हो यहाँ? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी बाबा, सुना है यहाँ का जंगल बहुत खूबसूरत है। मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, दिन में जितना खूबसूरत है, रात में उतना ही खतरनाक। हम चारों एक दूसरे का चेहरा देखकर हंस पड़े। हमें लगा शायद वो गांव की कोई पुरानी कहानी सुना रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उन्होंने ऐसी बात कही जिसने पहली बार मेरे मन में हल्का सा डर दा कर दिया। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज अमावस्या है। अगर रात 11 बजे के बाद तुम्हें जंगल में लालटेन लिए कोई औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ मत जाना, और अगर वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी पीछे मुड़कर मत देखना। उनकी आवाज इतनी गंभीर थी कि कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। लेकिन हम शहर के लड़के थे। हमें लगा ये सब लोक कथाएं हैं। हमने उनकी बात को हंसकर टाल दिया। पूरा दिन हमने जंगल, झरनों और पुराने मंदिरों की शूटिंग की। हर जगह का वीडियो बनाया। दिन भर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, मौसम अचानक बदल गया। आसमान काले बादलों से भर गया। घना कोहरा पूरे जंगल में फैलने लगा। पेड़ों के बीच का रास्ता धीरे धीरे गायब होने लगा। हवा पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। उस समय हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली डर अब शुरू होने वाला है। रात के लगभग 2:30 हम चारों अपना कैमरा और बाकी सामान समेटकर गांव लौट रहे थे। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। टॉर्च की रोशनी भी मुश्किल से कुछ कदम आगे तक जा रही थी। पूरा जंगल बिल्कुल खामोश था। न कोई पक्षी, न किसी जानवर की आवाज, बस हमारे कदमों की आहट। तभी अचानक अमन रुक गया। उसने कांपते हुए हाथ से सामने इशारा किया, यार वो देखो। हमने नजर उठाई। करीब 100 मीटर दूर घने कोहरे के बीच एक पीली रोशनी धीरे धीरे हिल रही थी। पहले हमें लगा कोई गांव वाला होगा, लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी हमारी तरफ आने लगी, हमारी धड़कनें तेज होती गईं। अब साफ दिखाई दे रहा था। वह एक पुरानी जंग लगी लालटेन थी और उसे पकड़े एक औरत खड़ी थी। उसने फटा हुआ सफेद लिबास पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे हमारी ही प्रतीक्षा कर रही हो। रोहित ने हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई, माताजी, गांव का रास्ता किधर है? कोई जवाब नहीं। हिम्मत करके जोर से आवाज लगाई, माताजी, गांव का रास्ता किधर है? कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल नहीं हिली। फिर उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और जंगल के अंदर जाने वाले एक पतले रास्ते की ओर इशारा कर दिया। उसकी हरकत इतनी धीमी और अजीब थी कि मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। दीपक बोला,
शायद यही शॉर्टकट होगा। हम चारों उस रास्ते पर चल पड़े। कुछ मिनट तक सब सामान्य लगा, लेकिन अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारे पीछे भी कोई चल रहा हो। सूखे पत्तों पर पड़ते कदमों की आवाज़ बिल्कुल हमारी चाल के बराबर। मैंने तुरंत पीछे टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ घना कोहरा और ऊंचे देवदार के पेड़। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नज़र दूर पेड़ों के बीच पड़ी। वही पीली लालटेन फिर से जल रही थी। इस बार वह हमारे पीछे थी। मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। ये कैसे हो सकता था? जिस औरत को हम पीछे छोड़कर आगे आ चुके थे, वह फिर हमारे पीछे कैसे खड़ी थी? मेरे माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने बाकी दोस्तों को भी पीछे देखने के लिए कहा। चारों की आंखें डर से फैल गईं और तभी पूरे जंगल में एक धीमी खौफनाक की आवाज़ गूंजी। मैं सन्न रह गया। उसने मेरा नाम लिया था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। वह आवाज़ बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। एक पल के लिए मुझे लगा मेरी माँ सचमुच मुझे बुला रही है। मेरे कदम अपने आप उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। मैं धीरे धीरे उस लालटेन की तरफ चलने लगा। तभी रोहित ने मेरा हाथ पूरी ताकत से पकड़कर पीछे खींच लिया। विवेक, होश में आ। मैं जोर से पीछे गिर पड़ा और जैसे किसी गहरी नींद से बाहर आ गया। मैंने घबरा कर फिर उस औरत की तरफ देखा। इस बार उसका सिर धीरे धीरे हमारी तरफ घूम रहा था। उसके बाल अब भी चेहरे पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनके पीछे कोई मुस्कुरा रहा हो। उस मुस्कान में इंसानियत नहीं थी, सिर्फ मौत थी। हम चारों बिना एक पल रुके गांव की तरफ दौड़ने लगे। मेरे कानों में अब भी वही आवाज़ गूंज रही थी, विवेक। लेकिन इस बार हमने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हम जितनी तेज दौड़ रहे थे, उतनी ही तेजी से हमारे पीछे लालटेन की पीली रोशनी भी चल रही थी। न वह हमसे दूर हो रही थी, न हमारे पास आ रही थी, बस हमारी चाल के बराबर। कुछ ही देर बाद पूरे जंगल का माहौल बदल गया। अचानक हमारे चारों तरफ एक एक करके पीली लालटेनें जलने लगी। 1, 2, 5, 10 और फिर दर्जनों। पूरा जंगल अब पीली रोशनी से भर चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उन्हें पकड़ने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे लालटेनें खुद हवा में तैर रही हों। हम चारों वहीं रुक गए। सांसें तेज चल रही थीं, दिल की धड़कनें कानों तक सुनाई दे रही थीं। और तभी एक ही पल में सभी लालटेनों की लौ बुझ गई। पूरा जंगल फिर से घने अंधेरे में डूब गया। अब सिर्फ हमारी टॉर्च की हल्की रोशनी बची थी। तभी मेरे बिल्कुल पीछे से एक मासूम आवाज़ आई, भैया। मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। ये मेरे छोटे भाई की आवाज़ थी। वही भाई जो 5 साल पहले सड़क हादसे में इस दुनिया को छोड़ चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर आवाज़ आई, भैया मुझे घर ले चलो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। तभी रोहित ने मुझे जोर से धक्का दिया। रुक, ये तेरा भाई नहीं है। मैं संभल गया, लेकिन जब हमने अमन की तरफ देखा तो वह हमारे साथ नहीं था। हम घबरा गए, चारों तरफ टॉर्च घुमाए। करीब 20 कदम दूर अमन बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसके सामने वही लालटेन वाली औरत थी। वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठा रही थी। फिर उसके लंबे बाल अपने आप हटने लगे। हम सबकी सांसें रुक गईं। जहाँ उसका चेहरा होना चाहिए था, वहाँ कुछ भी नहीं था। न आंखें, न नाक, न होंठ, सिर्फ एक गहरा, अंतहीन काला अंधेरा। ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे की जगह किसी ने शून्य बना दिया। फिर उस काले अंधेरे के बीच धीरे धीरे एक मुस्कान बनने लगी, इतनी डरावनी कि हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसी मुस्कान के भीतर से एक भारी आवाज निकली। एक और अगले ही पल अमन दर्द से चीख उठा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर किसी की उंगलियों जैसे काले निशान दिखने लगे। मैं और रोहित तुरंत उसकी तरफ भागे। हमने उसे खींच कर उठाया और पूरी ताकत से भागने लगे। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल अब जिंदा हो चुका हो और पेड़ और परछाई और कोहरा हम भी, और हमारे पीछे
हंसी लगातार गूंज रही थी। उस रात हमें पहली बार एहसास हुआ कि हम किसी जंगल में नहीं बल्कि किसी ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से शायद कोई जिंदा वापस नहीं लौटता। मैं, रोहित और अमन तीनों पूरी ताकत से भाग रहे थे। हमारे पीछे वह भयानक हंसी अब भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल हमारे साथ दौड़ रहा हो। अचानक घने कोहरे के बीच एक परिचित आवाज सुनाई दी, इधर आओ जल्दी। हमने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। वही बुजुर्ग जो शाम को चाय की दुकान पर मिले थे। उनके एक हाथ में पीतल की पुरानी घंटी थी और दूसरे हाथ में देवदार की सूखी लकड़ी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए घंटी बजाना शुरू कर दी। घंटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। जैसे ही वह ध्वनि फैली, चारों तरफ फैला काला कोहरा पीछे हटने लगा। दूर खड़ी लालटेन वाली औरत पहली बार पीछे हटती दिखाई दी। उसकी लालटेन की लौ कांपने लगी। उसके चारों ओर घूमता काला धुआं धीरे धीरे गायब होने लगा। बुजुर्ग जोर से चिल्लाए, भागो, लेकिन पीछे मत देखना। चाहे कोई भी आवाज दे, चाहे कोई भी पुकारे, पीछे मत देखना। हम तीनों उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन रास्ते भर अजीब अजीब आवाजें हमारा पीछा करती रहीं। कभी मेरी माँ की आवाज, विवेक बेटा रुक जा। कभी मेरे छोटे भाई की आवाज, भैया मुझे अकेला मत छोड़ो। कभी किसी मासूम बच्चे के रोने की आवाज, और कभी दीपक की चीख, मुझे बचाओ। हर आवाज इतनी असली लग रही थी कि कई बार मन हुआ बस एक बार पीछे मुड़कर देख लूं, लेकिन बुजुर्ग की बात याद थी। हमने एक बार भी पीछे नहीं देखा। करीब 15 मिनट बाद हम गांव पहुंच गए। जैसे ही हमने जंगल की सीमा पार की, सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। सुबह होने लगी थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ रही थी। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन एक चीज सामान्य नहीं थी। दीपक हमारे साथ नहीं था। हम तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। अगले 3 दिनों तक दीपक! गांव वाले और रेस्क्यू टीम पूरे जंगल में दीपक को खोजते दीपक! रहे, लेकिन उसे नहीं दीपक! चौथे दिन जंगल के एक सुनसान हिस्से में दीपक का बैग मिला। उसके पास उसका DSLR कैमरा भी पड़ा था। कैमरा टूटा हुआ था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड बिल्कुल सुरक्षित था। पुलिस कैमरा लेकर थाने पहुंची। जब मेमोरी कार्ड खोला गया तो उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग मौजूद थी। वीडियो शुरू हुआ। दीपक अकेला जंगल में चल रहा था। उसकी सांसें तेज थी। वह कैमरे से कह रहा था, रुको मैं आ रहा हूँ, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर उसने कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठाया। घने कोहरे के बीच एक पुरानी लालटेन जल रही थी, लेकिन इस बार उस लालटेन के पास सिर्फ एक औरत नहीं थी। वहां दर्जनों लोग खड़े थे, सबके हाथों में वैसी ही पुरानी लालटेन थी, और उन सबके चेहरे गायब थे। सिर्फ काला, अंतहीन, खाली अंधेरा। अचानक तेज आवाज आई, कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन कुछ सेकंड कांपती रही और फिर रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए बंद हो गई। उस दिन के बाद दीपक कभी नहीं मिला। आज तक नहीं, दीपक कभी वापस नहीं मिला। पुलिस ने कई महीनों तक उसकी तलाश की, लेकिन जंगल ने जैसे उसे हमेशा के लिए अपने अंदर छुपा लिया था। उस घटना के बाद मैंने, रोहित और अमन ने एक वादा किया कि हम उस गांव का नाम भी कभी किसी से नहीं लेंगे। मैंने उसी दिन ट्रैवल ब्लॉगिंग हमेशा के लिए छोड़ दी। कैमरा, जो कभी मेरा सबसे बड़ा सपना था, अब मुझे डराने लगा था। समय बीतता गया। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी, लेकिन कुछ चीजें कभी सामान्य नहीं हुई। उस घटना के ठीक 1 साल बाद फिर वही तारीख आई। अमावस्या की रात, घड़ी में ठीक 11 बजे। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म थी। तभी खिड़की से बाहर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। मैंने धीरे धीरे पर्दा हटाया और मेरी सांस वहीं रुक गई।
मेरे घर के बाहर एक पुरानी जंग लगी लालटेन अपने आप जल रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था, सिर्फ वह लालटेन और उसका कांपता हुआ पीला प्रकाश। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी ठक बजा। ठक और ठक। मेरे घर के मुख्य दरवाजे पर 3 दस्तक हुई। पूरा घर खामोश था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। और तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई। विवेक, मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। फिर वही आवाज, इस बार और भी पास। विवेक, इस बार तो दरवाजा खोल दो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी मुझे उस बुजुर्ग की बात याद आ गई। अगर वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। पूरी रात वह दस्तक चलती रही, ठक ठक ठक, और हर कुछ मिनट बाद वही आवाज। Vivek, open the door. जैसे ही सूरज की पहली किरण कमरे में आई, सब कुछ शांत हो गया। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे और उनके बीच एक पुरानी जंग लगी लालटेन पड़ी थी। मैंने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। मैंने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख की रात ठीक 11 बजे मेरे घर के बाहर वही लालटेन अपने आप जल उठती है और दरवाजे पर 3 दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। अगर कभी रात के सन्नाटे में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मत मुड़ना और कभी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वह लालटेन वाली औरत अपने अगले शिकार की तलाश में हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर आप विवेक की जगह होते तो क्या उस रात दरवाज़ा खोलते। मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी में। अगर हिम्मत हो तो